गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस टाइज। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक लैंडमार्क म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप का, जो उनकी 1960s से चली आ रही है। इस एग्रीमेंट में डिक्लेयर किया गया है अगर कोई भी एग्रेशन किसी भी कंट्री मतलब सऊदी या पाकिस्तान में किसी भी एक पर होता है तो उसको दोनों के अगेंस्ट एग्रेशन माना जाएगा। तो ये डिफेंस कॉपरेशन को डीपन करने का एक एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट कब फाइनलाइज किया गया है? जब रिसेंटली इसराइल ने कतर पर स्ट्राइक किया है और यूएस ने उसके ऊपर कोई डिफेंस एश्योरेंसेज नहीं दिखाए हैं। तो एक फर्स्ट मेजर डिफेंस एग्रीमेंट है बिटवीन एन अरब नेशन एंड एन न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। तो ये एग्रीमेंट बिल्ड करता है नियरली 8 डेकेड्स ऑफ पार्टनरशिप पर। ये स्ट्रेंथन करना चाहता है डेटरेंस को और प्रमोट करना चाहता है रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी को। ये डिफेंस पैक्ट सिग्नल करता है एक स्ट्रेटजिक शिफ्ट, पर्टिकुलरली बिकॉज सऊदी अरेबिया जो है अपने क्लोज टाइज इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ बैलेंस करना चाहता है। इंडिया ने इस पर केयरफुली रिएक्ट किया है, कहा है कि गवर्नमेंट को इस लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट के बारे में पता था ऑलरेडी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि वो इसकी इम्प्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में लॉन्ग हिस्ट्री है मिलिट्री कॉपरेशन की, जो पाकिस्तानी ट्रूप डिप्लॉयमेंट से शुरू हुई 1960s में, और इवन स्पेशल फोर्सेस सपोर्ट भी दिया गया था 1979 में मक्का ग्रैंड मॉस्क क्राइसिस में, जब कुछ मिलिटेंट्स ने जो है मक्का की जो मॉस्क है उसको सीज कर लिया था अगेंस्ट द सऊदी रॉयल फैमिली। तो ये टाइज जो है वो 1982 में इंस्टीट्यूशनलाइज हुए एक बायलैटरल सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट के थ्रू, और एक की रोल पाकिस्तानी पर्सोनल प्ले करते हैं सऊदी एयरफोर्स या सऊदी अरेबिया के जो है डिफेंस फोर्सेस को ट्रेन करने में भी। तो पाकिस्तान का मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्मल कमिटमेंट है ये डेकेड्स में। पाकिस्तान जो है वो अब यूएस के वेपन्स को थ्रू सऊदी फंडिंग एक्सेस भी कर पाएगा, और ये पैक्ट स्ट्रेंथन कर रहा है डिफेंसेस अगेंस्ट ईरान हुथी मिलिशिया, ओके, फॉर रियाद, ओके। तो सऊदी अरेबिया जो है इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया उसका सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हाई लेवल एक्सचेंजेस भी होते रहते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच। इवन पीएम मोदी ने रिसेंटली अप्रैल 2025 में ही विजिट किया है सऊदी अरेबिया को, जब उन्होंने सऊदी ने पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया था। इवन सऊदी जो है वो इंडिया के आर्टिकल 370 को कि एब्रोगेशन को या बालाकोट स्ट्राइक्स को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कराया सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अनियन सेक्टर इन इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के अनियन फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस जो है वो इवन प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे भी जो है जा चुके हैं। तो वो कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं, स्टेबल एक्सपोर्ट पॉलिसीज चाहते हैं और प्रोक्योरमेंट सपोर्ट चाहते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अनियंस का आफ्टर चाइना। इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। हमारी कंट्री जो है वो 3 अनियन क्रॉप्स जो है वो ग्रो करती है, खरीफ, लेट खरीफ और रबी क्रॉप्स। जो रबी अनियंस हैं उसमें हायर स्टोरेज पोटेंशियल होता है और वो लगभग 60% जो है एनुअल आउटपुट को अकाउंट करते हैं। महाराष्ट्र डोमिनेट करता है प्रोडक्शन ऑफ अनियंस बिकॉज वहाँ पर एक फेवरेबल क्लाइमेट है, लार्ज स्केल कल्टिवेशन हो पाता है, ठीक है। लेकिन अनियन में प्रॉब्लम क्या आती है कि एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन। रबी अनियंस जो है वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं बिकॉज पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। फ्रीक्वेंट बैन्स लग जाते हैं एक्सपोर्ट्स पर या रिस्ट्रिक्शंस लगाई दी जाती हैं इंडिया द्वारा। तो इसलिए ग्लोबल अनियन मार्केट्स में इंडिया एक क्रेडिबल सप्लायर नहीं है। तो अनियन प्राइसेस जो हैं वो सितंबर में बहुत तेज़ी से नीचे गिरे हैं और 800 से 1000 रुपये ही पर क्विंटल मिल पा रहा है फार्मर्स को, जो कि हाफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। रबी अनियंस जो है वो स्टोर किए जाते हैं इस होप में कि उसके प्राइसेस बढ़ेंगे आगे, लेकिन वो फिर डिटीरियोरेट होने लगते हैं, तो इसलिए डिस्ट्रेस सेल्स करनी पड़ती है फार्मर्स को। तो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि 1500 रुपये पर क्विंटल जो है उनको लॉसेस दिए जाएँ और इमीडिएट हॉल्ट लगाया जाए बफर स्टॉक्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं नेफेड या फिर एनसीसीएफ द्वारा। यूनिफॉर्म और स्टेबल एक्सपोर्ट पॉलिसी हो ताकि ट्रस्ट तो बढ़े इंपोर्टिंग नेशंस में। डिस्कशंस हो की बायर्स के साथ जैसे बांग्लादेश या श्रीलंका, जो कि एक टाइम पर मेजर मार्केट थे इंडियन अनियंस के लिए। इंडिया ने 25.25 लाख टन्स ऑफ अनियंस एक्सपोर्ट किए थे 2022-23 में, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है वो अगले साल बहुत कम हो गए, ऑलमोस्ट हाफ हो गए। इसकी वजह से जो है इंडिया की कम्पेटिटिवनेस जो है वो मार्केट में इरोड हुई। बायर्स जो है वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए। तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इनकन्सिस्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ ने इंडिया की रेपुटेशन डैमेज की है ग्लोबल मार्केट्स में।
फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि इंसेंटिवाइज किए जाएँ एक्सपोर्ट्स, ताकि इंडिया अपनी लॉस्ट मार्केट शेयर को रीगेन कर सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनी स्पार्क्स प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उन्होंने इंटरेक्ट किया है स्कूल स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिन्होंने जो कि विजिट कर रहे हैं इसरो अंडर एनी स्पार्क्स प्रोग्राम। तो ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने जो है कोलैबोरेशन विद 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ शुरू किया है। इग्नाइट करना चाहता है क्यूरियोसिटी और फॉस्टर करना चाहता है अवेयरनेस अबाउट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रोग्राम एक्सपोज करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स को इसरो की कटिंग एज स्पेस टेक्नोलॉजी से। ये ब्रिज करना चाहता है जोग्राफिकल एंड इन्फॉर्मेशनल गैप्स और एक्सपोजर देना चाहता है 800 मेरिटोरियस साइंस स्टूडेंट्स को, ताकि वो इसरो के सेंटर्स एट बेंगलुरु में विजिट कर सकें। प्रोग्राम फंडेड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन 60-40 रेशियो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एफएओज टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है उन्होंने एक टेक्निकल कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो एफएओज का टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम क्या है? एफएओ को इनेबल करता है कि वो नो हाउ और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है वो मेंबर कंट्रीज़ को अवेलेबल करा सकें अपॉन रिक्वेस्ट, ताकि पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी एलिविएट हो सके। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, एक्वा कल्चर, फॉरेस्ट्री, न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी, इन सब में हेल्प करता है। फंड्स डायरेक्टली आते हैं जो कि एफएओ मेंबर्स के थ्रू पे किए जाते हैं एफएओ को। तो अब ये गवर्नमेंट को हमारे हेल्प करेगा फिशिंग पोर्ट्स टेक्निकल कैपेसिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने जो ये ब्लू पोर्ट्स फ्रेमवर्क के लिए 3 पायलट हार्बर्स चूज़ किए हैं, वानकबारा दीव में, कराईकल पुडुचेरी में, जखाऊ जो है वो गुजरात में, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशनाइज हो सके। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर इसे सपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फैंटनिल। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस ने रिसेंटली रिवोक कर दिया है, डिनाई किया है वीज़ास को कुछ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और कॉर्पोरेट लीडर्स को इंडिया से, बिकॉज कहा जा रहा है कि वो फैंटनिल की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। फैंटनिल क्या है? सिंथेटिक ओपियोइड जैसे कि मॉर्फिन या हीरोइन। ये प्रिस्क्राइब ड्रग भी होता है, लेकिन कई बार इसको इलीगली भी यूज़ किया जाता है। एंटायरली ये लेबोरेटरीज में ही बनता है, कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं होता इसमें। बेसिकली ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है सिवियर पेन को ट्रीट करने में, जैसे कोई कैंसर की पेन है या सिवियर क्रॉनिक पेन है जो किसी भी और पेन मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, उसके लिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये बाकी की मेडिसिन के साथ भी यूज़ किया जाता है, जैसे कभी कोई सर्जरी हो रही है तो लाइक एनेस्थेसिया इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि 100 टाइम्स मोर पोटेंट है दैन मॉर्फिन और 50 टाइम्स मोर पोटेंट है दैन हीरोइन। ओके, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है ब्रेन के, ताकि पेन रिलीव हो। बहुत एडिक्टिव है ये। रिपीटेड यूज़ जो है इसका ब्रेन की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, और खासकर उनके लिए जो लोग बहुत लंबे टाइम इसको यूज़ करते हैं उनको हार्मफुल इम्पैक्ट्स दिखते हैं इसके। चीप है फॉर ड्रग डीलर्स टू मेक ऑल्सो, ठीक है। और बहुत ही कम ग्रेन्स भी अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो ये मार देता है जान से, ठीक है। इसकी हाई रेट्स ऑफ ओवरडोज और ओवरडोज डेथ्स इसलिए रिपोर्ट की जाती है। अब ओपियोइड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ओपियोइड्स जो है वो कॉमनली यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पेन में, जैसे कि आप मॉर्फिन या फैंटनिल या ट्रेमेडोल में देखते हो। नॉन मेडिकल यूज़ भी होता है इसका ड्रग्स की तरह, ओके। और ओपियोइड डिपेंडेंस हो जाती है इससे, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अगर आप इसको ज़्यादा ओवरडोज ले लोगे, या इससे इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जो है वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पर विजिट कर रहे हैं लोथाल अहमदाबाद में, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि 5000 साल पुरानी इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री को पीस टुगेदर किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स जो है वो डेवलप कर रही है एनएमएचसी को लोथाल में, गुजरात में। लोथाल क्या है आपको याद होगा, ओनली पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम कॉम्प्लेक्सेस होगा वर्ल्ड में। इसको डेवलप किया जा रहा है 400 एकड़ में, लगभग 4500 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इसको फंड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। तो जैसे इसमें म्यूज़ियम बनेगा 6 गैलरीज के साथ, कोस्टल स्टेट्स का पेविलियन होगा, और एक वर्ल्ड क्लास हेरिटेज म्यूज़ियम इसके लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेटेजिक लॉ सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये टॉपिक आपके
जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक सिविल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था एक्स पार्टी इंजंक्शन का जर्नलिस्ट के अगेंस्ट फ्रॉम पब्लिशिंग या फिर सर्कुलेट करने के लिए कोई भी डिफेमेटरी मटेरियल अगेंस्ट अदानी एंटरप्राइजेस, सुप्रीम कोर्ट ने उससे जो है वो कहा है कि ये स्लैब जुरिस्डिक्शंस जो हैं ये वरीसम है। स्लैब जुरिस्डिक्शन क्या होते हैं? कोई भी मेरिटलेस सूट जो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि अपोजिंग पार्टी को कोर्ट में ड्रैग करके लंबे टाइम जो है वो लिटिगेशन चलाया जाए और उसके रिसोर्सेज को ड्रैग किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि वेल्दी इंडिविजुअल्स या इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि अगर उनको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो वो उन्हें जानबूझकर कोर्ट में ले जाते हैं और लंबे जो है वो केसेस में उन्हें फंसा देते हैं, ताकि जो है वो सामने वाला जो है वो कोर्ट के चक्कर के में ही जो है वो जो डिफेमेशन जो कर रहा है या फिर जो भी अपना एक्शन है उसे छोड़ दे। तो इसमें जर्नलिस्ट, मीडिया, एनजीओज, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स, राइटर्स, इन सबको टारगेट किया जाता है मोस्टली, ताकि क्रिटिकल स्पीच जो है उसको रोका जा सके और उनके रिसोर्सेज को ड्रेन करके। तो कई कंट्रीज़ में तो एंटी स्लैप लॉज जो है वो इनेक्ट किए गए हैं, बट इंडिया में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने रिसेंटली स्टेक होल्डर और कंज्यूमर कमेंट्स इनवाइट किए हैं एलपीजी इंट्रोपरेबिलिटी के लिए। अब एलपीजी इंट्रोपरेबिलिटी क्या होगा कि हाउस होल्ड जो है अभी क्या होता है कि जो आपने गैस सिलेंडर लिया है उसी कंपनी से आपको उसे रीफिल कराना होता है, लेकिन अभी ये अलाउ करेगा कि आप किसी भी जो है पीएसयू ऑयल कंपनी से आप उसे रीफिल करा सको, जैसे कि आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करते हो। तो पीएनजीआरबी क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर पीएनजीआरबी एक्ट। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है, खासकर जो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस में इन्वॉल्व है। तो ये रेगुलेट करता है रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आता है ये। दिल्ली में जो है ये इसकी सीट है। इसमें एक चेयरपर्सन, 3 मेंबर और 1 मेंबर लीगल होता है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Saudi-Pakistan defense ties. This topic is important for your international relations. So Pakistan and Saudi Arabia have signed a landmark mutual defense pact, formalizing a security partnership which is rooted since the 1960s. And this agreement is declaring that any aggression against either country shall be considered as an aggression against both sides. So the aim is to deepen defense cooperation. Why this has been so fast-tracked and why it has come all of a sudden? Because recently Israel has struck Qatar, and US has not said anything against it, or US has not acted against Israel for the same. So this is a first major defense agreement between an Arab nation and a nuclear armed state. So this agreement is building upon nearly 8 decades of the partnership between Saudi and Pakistan. The aim is to strengthen deterrence and promote regional and global security. Saudi wants to balance its close ties with India and Pakistan also. So India has reacted carefully, saying that the government was aware of this long-standing arrangement, and MEA is saying that they will study its implications for national security and regional stability. Pakistan and Saudi share a long history of military cooperation, which began by Pakistani troop deployments in 1960s and special forces support during the 1979 Mecca Grand Mosque crisis. So these ties were institutionalized in 1982 also through a bilateral security cooperation agreement. Pakistanis have already played a key role in training the Saudi armed forces. So the latest defense pact marks the Pakistan's most significant formal commitment in decades. Pakistan will now have access to US weapons through Saudi funding. For Saudi, this pact strengthens defenses against Iran, Houthi militias, and instability which has been triggered by Israel's recent actions. Saudi's strategic ties with India are also booming. Saudi is India's 5th largest trading partner, and India is its 2nd largest. High-level exchanges have occurred recently in April 2025 when PM Modi visited Saudi. Saudi swiftly condemned the Pahalgam terror attack. Saudi has maintained measured positions during India-Pakistan tensions. It has refrained from criticizing India's Article 370 abrogation or even the Balakot strikes. So the next topic is onion sector in India. This topic is important for your economy sector section. So
Maharashtra's onion farmers are protesting after prices have crashed below the production costs. They are demanding compensation, stable export policies, and procurement support. So, India is the world's second largest producer of onions after China. Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Gujarat, and Rajasthan are the leading producers. The country grows three onion crops: Kharif, late Kharif, and Rabi. Rabi onions have the higher storage potential, and they account for nearly 60% of annual output. Maharashtra dominates the production due to favorable climate and large scale cultivation in districts like Nashik, Ahmednagar, Pune, and Solapur. So, onions often witness extreme price fluctuations due to excess production, poor storage, and sudden export restrictions. A significant portion of Rabi onions deteriorate due to poor storage infrastructure. Frequent bans and restrictions also undermine India's credibility in global onion markets. So farmers in Maharashtra began agitating because they are receiving only 800 to 1000 rupees per quintal, less than half the cost of the production. So Rabi onions stored in anticipation of higher prices began deteriorating, forcing distressed sales. So farmers are demanding compensation of 1500 rupees per quintal for the losses, immediate halt to the sale of NCCF and NAFED buffer stocks in cities, a uniform and stable export policy to restore trust among importing nations, discussions with key buyers like Bangladesh and Sri Lanka, which were once major markets for Indian onions. So India exported about 25.25 lakh tons of onion in 2022-2023, but exports fell drastically to 11.47 lakh tons in 2024-25. This sharp fall eroded India's competitiveness, with buyers shifting to China and Pakistan. Experts argue that inconsistent export policies have damaged India's reputation in global markets. Farmers and exporters have urged the government to therefore incentivize exports to regain India's lost market share. So the next topic is NE Sparks program. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Development of Northeastern Region has interacted with school students from the northeastern states who visited ISRO under NE Sparks program. So NE Sparks is a flagship initiative supported by Ministry of Development of Northeastern Region in collaboration with 8 northeastern states. The aim is to ignite curiosity and fostering awareness about space science and technology. It exposes northeastern students to ISRO's cutting-edge space technology. It seeks to bridge geographical and informational gaps. The program also envisages exposure visits to 800 meritorious science students. This program is funded by Ministry of Development of Northeastern Region and the state government in 60-40 ratio. Okay. So the next topic is FAO's Technical Cooperation Program. This topic is important for your economy section. So Ministry of Fisheries has signed a technical cooperation program agreement with the Food and Agriculture Organization to strengthen blue port infrastructure in India. The aim is to create aim of this technical cooperation program is to enable FAO to make its know-how and technical expertise available to member countries upon request. So this helps countries to improve their population's food security and alleviate poverty. This program aims to assist in solving technical problems in crop production, livestock, fisheries, and aquaculture. Okay, so the funds come directly from the dues which are paid by FAO members. This program will assist the government of India to strengthen the fishing ports' technical capacities. Government has also made 3 pilot harbors. Vanakbara in Diu, Karaikal in Puducherry, and Jakhau in Gujarat, and they will revolutionize post harvest fisheries infrastructure, and it is being supported under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So the next topic is fentanyl. This topic is important for your science and science and tech section. US has recently revoked and denied visa to certain business executives and corporate leaders from India for their alleged involvement in trafficking fentanyl. So fentanyl is a potent synthetic opioid like morphine or heroin. It is both a prescribed drug and a drug which is at times made and used illegally. It is made entirely in laboratories with no natural ingredients. It is developed as a prescription drug for treating severe pain, like it is very effective in treating cancer pain or other types of severe chronic pain. It is also used with other medicines just before or during an operation to help the anesthetic. It is approximately 100 times more potent than morphine and 50 times more potent than heroin. It acts in the central nervous system or brain to relieve the pain. Fentanyl is addictive.
Like other opioids, repeated use causes changes in brain activity, which causes the people to continue using it. Fentanyl is cheap for drug dealers to make into a street drug. Because only a few grains is enough to kill, fentanyl is often linked with high rates of overdose and overdose deaths. So, what are opioids? These are in compounds which are extracted from the poppy plant. Opioids are commonly used for the treatment of pain and include medicines like morphine, fentanyl, and tramadol. Their non-medical use, prolonged use, or misuse, or use without any medical supervision can lead to opioid dependence or other health problems. Due to their pharmacological effects, opioids can cause breathing difficulties, and opioid overdose can lead to death. So the next topic is National Maritime Heritage Complex. This topic is important for your governance section. So Prime Minister will be reviewing the progress of the National Maritime Heritage Complex at Lothal in Ahmedabad. So it's a flagship project of Government of India to piece together entire 5,000 years of India's maritime history. Ministry of Ports is developing this NMHC at Lothal in Gujarat. You know, Lothal is one of the prominent cities. It is the only port town of the Indus Valley civilization. So NMHC is envisioned to be one of the largest maritime complexes in the world. It is being developed in an area of about 400 acres with an estimated cost of 4,500 crore. NMHC shall be funded by the Ministry of Shipping and Ministry of Culture through National Culture Fund or by way of grant. So it will have museum with 6 galleries. It will have coastal states pavilion. Okay. So the next topic is strategic lawsuits against public participation. This topic is important for your governance section. Over a year before, a civil court imposed an ex parte injunction on journalists from publishing or circulating unverified or defamatory material against Adani Enterprises. Supreme Court has been worried about courts recognizing SLAPP suits across jurisdictions. So SLAPPs are basically meritless suits which are used to drag the opposing party through protracted litigation. They are typically used by influential people against people who criticize them, conduct investigations, or communicate or express opinions on matters of public interest. So these SLAPP suits are often used to target journalists and media. So the aim is to shut down critical speech or by intimidating tactics. So many nations have enacted anti-SLAPP laws. India has no such law as of now. So the next topic is Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. This topic is important for your governance section. So PNGRB has recently invited stakeholder and consumer comments on LPG interoperability, which would allow households to draw refills from distributors of other PSU oil companies, similar to mobile number portability. So PGMRB is a statutory body. It aims to protect the interests of consumers and entities who are engaged in specific activities related to petroleum products, and natural gas. So it has been mandated to regulate the refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing, and sale of petroleum products, and natural gas. So Ministry of Petroleum and Natural Gas is the nodal ministry for the same. This board has its seat in Delhi. The board consists of 1 chairperson, 3 members, and 1 member, that is legal member. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.